Hi everyone. Today we have discussed one of the chapter from the civics and that is about to be the Constitution of India. आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपको दिया गया होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। इनको करने से पहले हम लोग सबसे पहले आते हैं ना ये जो सिविक्स वर्ड है ना इस सिविक्स वर्ड के बारे में समझ लेते हैं। वैसे तो क्लास 6 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी एक बार और हम लोग सिविक्स वर्ड को लेकर के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वी नो दैट वेरी वेल हियर सिविक्स इज द स्टडी ऑफ द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी। सिविक्स क्या है? ये राइट्स और ऑब्लिगेशन है। किसके लिए? तो जो भी सिटीजंस होते हैं ना सोसाइटी के उनके लिए ये राइट्स और ऑब्लिगेशन माना गया है कि इसमें आप क्या कर सकते हो। सोसाइटी के अंदर में जो भी रूल्स लॉ वगैरह होते हैं ना वो सिविक्स के अंदर में आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है नहीं होता है। और बेसिकली दिस वर्ड इज ये केम टू बी द नोन एज, कहते हैं कि ना अगर ये टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो ये जो टर्म है ना ये डिराइव किया गया आपका लैटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड्स, एंड द लैटिन वर्ड इज द सिविकस। इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड सिविकस आता है एंड द सिविकस मींस द रिलेटिंग टू द सिटीजंस। कहते हैं कि अगर हम लोग सिविकस का अगर मीनिंग समझे तो इसका मतलब होता है कि रिलेटिंग टू द सिटीजंस, मतलब ये रिलेटेड है। और रिलेटेड है तो किससे है? तो यहाँ के रहने वाले जो सिटीजंस है ना उनके द्वारा ये रिलेटेड है। ये तो हम लोगों ने यहां पर में समझ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस हियर अबाउट टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग आते हैं ना यहां पर में आपको समझाने के लिए या समझने के लिए कि आखिर ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये क्या है, क्योंकि इसी चीज से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी से रिलेटेड है आपका। तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज द बुक्स ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन। कहते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है ना तो इसके बारे में कहा जाता है क्या चीज कि इट इज अ बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। ये बुक जो है ना वो एक तरह से रूल्स और रेगुलेशन से ये आपके रिलेटेड है। ओके, तो बेसिकली इट इज अ बुक ऑफ द रूल्स एंड द रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू इन विच अ कंट्री इट गवर्न। कहते कि जिसमें ना एक तरह से ये अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री किस तरह से गवर्न करेगा, मतलब वहां पर में कैसे रूल्ड होगी उसमें ये सारा का सारा चीज इस कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में लिखा हुआ है। और जो रूल्स और रेगुलेशन लिखी हुई है यही सारी की सारी चीजों को ना लेकर के चलना भी होता है। गवर्नमेंट को जो भी आप गवर्नमेंट चलाते हैं ना उनको ये सारा का सारा चीज मान के चलना होता है। नाउ इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कहते कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस का तो लैंड के ऊपर में सबसे सुप्रीम लॉ इनको माना जाता है एंड ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री हैव टू बी द रिस्पेक्ट। और इस चीज को ना कॉन्स्टिट्यूशंस को करना क्या होता है कि जितने भी सारे सिटीजंस होते हैं यहां पर में वो लोग एक तरह से रिस्पेक्ट करेंगे एंड दे अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी रूल्स और रेगुलेशन लिखा गया उसके अंदर में उसको मान के चलेंगे। रिस्पेक्ट करना है और उसी रूल्स और रेगुलेशन को मान के भी लेके चलना है। सो अ कॉन्स्टिट्यूशंस एक्सप्लेन द पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में देखते हैं ना तो यहां पर में आपका पावर वगैरह रहती है और पावर है फंक्शन है किसका? तो गवर्नमेंट का। एंड द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द पीपल। और वहां पर में जो रहने वाले जनता होते हैं ना उनका क्या राइट्स है, उनकी क्या ड्यूटीज है। हम लोग आगे और पढ़ेंगे। क्लास 6 में भी हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट टू बी द राइट्स एंड द ड्यूटीज के बारे में। फिर और जब मौका लगेगा तो हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में ना एक तरह से आपको ये बताया जाएगा कि क्या पावर्स होते हैं या फिर क्या फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के एंड द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस। और एक सिटीजंस का यानी कि जो यहां पर में रहने वाले होते हैं उनकी क्या राइट्स होती है और क्या एक तरह से ड्यूटीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिया गया है इसमें वो दैट इज अबाउट टू बी द कॉन्स्टिट्यूएंट। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करने जा रहे हो दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आपका जो है ना वो पॉइंट दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। नाउ आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस, अब बात आती है आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस। व्हिच इंडिपेंडेंस? कौन सा इंडिपेंडेंस? तो वी नो दैट वेरी वेल हियर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्ड अप्रोक्सीमेटली 200 years इन आवर कंट्री। आप लोग भी जानते हो, हम लोग भी पढ़े हिस्ट्री में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना
वो आकर के यहाँ पर में 200 साल तक रूल किए थे। मतलब जो अंग्रेज की बात हम लोग करते हैं, ये अंग्रेज जो थे वो आकर के 200 साल तक रूल किए थे। और रूल भी उस तरह का नहीं, जस्ट लाइक हम लोग स्लैब्स के तरह थे, नौकर के तरह थे, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते थे। आज आप आजाद हो गए हो ना, अपने मन से आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी मतलब जा सकते हो, कहीं भी आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी रुकावट नहीं है। बट ऑन दैट टाइम द परमिशन वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कहते कि अगर आप कुछ करते ना तो वो परमिशन आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेनी पड़ती। लेनी क्या पड़ती, लोग परमिशन देते नहीं थे। जस्ट लाइक स्लैब्स की तरह हम लोग का यूज करते थे, वो लोग नौकर चाकर की तरह होता है ना, वैसे वो लोग यूज क्या करते थे। तो आफ्टर गेनिंग द इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड टू बी द हैव द कॉन्स्टिट्यूशंस। कहते कि जब हम लोग आजादी पा लिए ना, तो सबसे पहला ये बना कि अब किसी भी तरह से हमें क्या करना होगा, तो अर्जेंट में ना इस कॉन्स्टिट्यूशंस को बनानी होगी, जैसे भी होगा, जितना भी जल्दी होगा। सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहते कि कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था ना, वो एक तरह से इलेक्ट किया गया। किसके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए। इट वाज अ बॉडी ऑफ द पीपल। कहते कि इसके अंदर में बहुत सारे पीपल थे, एंड इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। जो उस समय में अपने कंट्री में डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल पार्टीज थे ना, उन पार्टीज में से इन लीडर्स को, उस पार्टी में से मेंबर्स को जो था वो एक तरह से इलेक्ट किए गए। एंड कम्युनिटीज एंड द रीजन ऑफ द इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्टी से लिया गया, डिफरेंट कम्युनिटी से लिया गया, डिफरेंट रीजन से पीपल को यहां पर में लिया गया उस असेंबली के अंदर में। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू बी द 308 मेंबर्स। कहते हैं कि उस समय जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी ना, तो वो उनके पास में लगभग 308 मेंबर्स थे। एंड द असेंबली कंप्राइजेस सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंडियन। अगर हम लोग असेंबली के अंदर में अभी 308 पीपल का नाम तो उतना याद रखा नहीं जाता है, या जो भी होगा हमारे अगर संविधान के अंदर में जो होगा तो नाम होगा ही। तो उस समय में अगर हम लोग देखें ना, तो उसमें जो इंडियंस वगैरह थे ना, जिसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम हम लोग जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जानते हैं, इसके बाद में आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर का नाम जानते हैं, जिन्होंने संविधान ही लिखा था। हम लोग बी आर अंबेडकर के बारे में भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पॉइंट आएगा आगे, तो इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बी आर अंबेडकर भी थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आता है। इसके बाद में आचार्य जेबी आपका कृपलानी का नाम आता है, एसपी मुखर्जी का नाम आता है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन का नाम आता है, सी राजा गोपालाचारी का नाम आता है, इसका बाद में सरोजिनी नायडू की नाम आती है, और विजय लक्ष्मी पंडित का भी नाम आता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे और मेंबर थे, उसमें परमानेंट मेंबर्स बनाए गए थे उस समय में। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन द 9 दिसंबर 1946। कहते कि पहला जो ये मीटिंग हुआ था ना, वो आपका 9 दिसंबर 1946 में आकर के ये एक तरह से मतलब मीटिंग हेल्ड की गई थी उस समय में। एंड इट गिव द टास्क ऑफ द ड्राफ्टिंग टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द ड्राफ्टिंग कमिटी। और जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी ना, उसको ये काम दिया गया कि आप जो है वो क्या करोगे, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करोगे। कैसे ड्राफ्ट करनी होगी नहीं करनी होगी वो लोग जानते थे इस तरीके से। तो ये काम दिया गया किसको, तो ड्राफ्टिंग कमिटी को। अब हम लोग इसके बाद में आते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी के बारे में। ये ड्राफ्टिंग कमिटी में भी बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जिनको की कमिटी का ना एक तरह से मेंबर वगैरह बनाया गया था। तो इसी मेंबर्स में से भी अगर हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स वगैरह थे कि एक तरह से ये काम करने के लिए उनको यहाँ का मेंबर्स जो था वो बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करो तो इसमें दिया कि इट वाज अ फॉर्म अंडर द चेयरमैन ऑफ द डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कहते हैं कि ना ये एक तरह से फॉर्म किया गया था कब, ऑन दैट टाइम डॉक्टर बी आर अंबेडकर वाज द चेयरमैन। कहते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मतलब जो फॉर्म किया गया था तो वो चेयरमैन बनाया गया था किसको, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। एंड द मेंबर्स की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो द मेंबर्स वर द इंक्लूडेड, बहुत सारे इसमें भी मेंबर्स थे। और the members which were included in this एन गोपाला स्वामी अयंगर। कहते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं एन गोपाला स्वामी अयंगर की बात आती है, इसका बाद आलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का बात आता है, इसके बाद आपका के एम मुंशी की बात आती है, इसके बाद में आपका सईद मोहम्मद
सदुल्ला का नाम आता है, BN राव का नाम आता है, और इतने सारे मेंबर्स वगैरह जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के माने गए थे, लिए गए थे। Now the committee studied to be the constitution of the various countries. अभी जो कमेटी बनाया गया था ना, इनका काम क्या था कि वेरियस कंट्री मतलब अलग अलग कंट्री का ना जो पहले से एक तरह से मतलब आपका बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह जो बनाया गया था उनको रीड करना। जैसे आपका इस कंट्री में क्या क्या नाम आता है कि जिसमें सबसे पहले नाम आता है आपका यूएसए का, इसके बाद में नाम आती है ब्रिटेन का, फिर द फॉर्मर यूएसएसआर का, फ्रांस का, आयरलैंड का, ऐसे ऐसे कर करके ना बहुत सारा ऐसा कंट्री था जिसमें से उन लोगों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, इन कमिटी के मेंबर के द्वारा पहले स्टडी की गई। Now the features from these the constitutions which the subject to be the remain for the India were the borrowed। कहते कि जो इनके अच्छे अच्छे पॉइंट्स वगैरह थे ना, गुड पॉइंट्स वगैरह इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे, उन सारे गुड पॉइंट्स को लिया गया, बोरोड की गई एंड इंक्लूडेड इनटू बी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। और इस चीज को ना एक तरह से इंक्लूड किया गया, कहां, तो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में। इतना ही नहीं, इसके बाद में दिया कि द ड्राफ्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड द पब्लिश इन द ऑल लीडिंग द न्यूज़पेपर्स ऑफ द कंट्री टू सिक्योर, किस बात के लिए, तो पब्लिक ओपिनियन के लिए। ड्राफ्ट को बना लिया गया, ड्राफ्ट को बनाने के बाद में क्या क्या इसको प्रिपेयर किया गया, इसको पब्लिक भी किया गया। पब्लिक क्यों किया गया, क्योंकि उस समय में पीपल की थिंकिंग क्या थी, उनका जो था ना वो सोच क्या था इस ड्राफ्ट के बारे में, इनका ओपिनियन क्या था, ये चीज जानने के लिए ना ये एक तरह से पब्लिकली इसको ना पब्लिश कर दिया गया। मेनी डिस्कशंस वर हेल्ड, उस समय में बहुत सारे डिस्कशन जो था इस ड्राफ्ट के ऊपर में हुआ था। और कहते इतना ही नहीं, सेशंस वर आल्सो ये अटेंडेड बाय द हंड्रेड्स ऑफ द पीपल एंड द प्रेस। कहते ये जो सेशन था ना वो 100 ऑफ पीपल और प्रेस के द्वारा जो था वो एक तरह से अटेंड भी किया गया था। ईच ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिबेटेड इन द असेंबली, और हर एक ड्राफ्ट जो था ना उसके ऊपर में डिबेट हुई थी, कहां पे, तो असेंबली फ्रॉम द 15th नवंबर 1948 टू बी द 17th अक्टूबर 1949। मतलब 15 नवंबर से लेकर के ये आपका चलते 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 आपका बताया गया 48 से लेकर के, और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। ये चीज एक तरह से ड्राफ्टिंग के बारे में कि कैसे क्या क्या चीज किया गया था। अब बात ऐसी आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, हम लोगों ने समझा, ये भी पढ़ा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो अदर अदर कंट्री में गए, वहां से गुड पॉइंट्स वगैरह लेके आए, इतना दिन समय लगा। कहते हैं कि अगर वर्ल्ड के अंदर में ना कोई भी अगर लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है ना तो वो अपनी इंडिया की मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में अप्रोक्सीमेटली अगर हम लोग मान के चलते हैं ना तो 3 इयर्स लगा था, और 3 इयर्स तो हम लोग जानते हैं अप्रोक्सीमेटली, बट अगर हम लोग रियल टाइम की बात करते हैं ना तो 2 इयर्स 11 मंथ्स 17 और 18 डेज के आसपास में ये समय लगा था इसको मतलब एक तरह से बनाने में, कलेक्ट करने में, सारा चीज करने में। इसीलिए इतना समय लगने के बावजूद भी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस बनी वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशंस माना गया। एक तरह से इसमें सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह लिखी गई, जो जो गुड पॉइंट्स वगैरह थे ना उसी पॉइंट को लिया गया। फ्रॉम द 14th नवंबर 1949 to 26 November 1949 the final discussion were the held। कहते हैं कि 14 नवंबर से जब स्टार्ट हुई 1949 में ये डिस्कशन ना, तो होते 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 26 नवंबर 1949 को ये फाइनल डिस्कशन जो था वो एक तरह से हेल्ड हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं इसमें रोल ऑफ B.R. अंबेडकर का। ये जो B.R. अंबेडकर थे ना इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें डीपली से पढ़ेंगे और डीपली से समझेंगे कि आखिर इनका रोल क्या था। ओके, तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर की अगर बारे की बात करते हैं हम लोग, तो B.R. अंबेडकर तो B.R. अंबेडकर रेफर्ड टू द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज एज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम लोग B.R. अंबेडकर की बात करते हैं ना तो इनको एक तरह से रेफर किया जाता था, ये अभी भी किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि संविधान लिखने वाले यही थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले भी यही थे। तो डॉक्टर B.R. अंबेडकर को रेफर किया गया था टू द राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज द हार्ट एंड द सोल से,
of the our constitutions, because through this right we can approach, कहते हैं कि इस राइट से ना हम लोग अप्रोच ले सकते थे द कोर्ट टू बी द बीइंग द आवर द अदर द राइट्स इफेक्टिव, और इसी के थ्रू जो था ना वो हमारे राइट्स वगैरह कैसे इफेक्टिव होगा नहीं होगा ये सब सारे चीजों के बारे में दिए गए थे। तो अगर हम लोग बी आर अंबेडकर की बात करते हैं ना इसमें, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग रोल ऑफ बी आर अंबेडकर। ओके, in these parts what is given that Dr. B.R. Ambedkar played a significant role in the framing to be the constitutions। कहते हैं कि अगर हम लोग framing of the constitutions की बात करते हैं ना तो इसमें सबसे बड़ा अगर किसी का रोल था तो वो आपका डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का था। ओके, सो as the chairman of the drafting committee was made by on that time to him, कहते हैं कि उस समय में जो था इनको एक तरह से चेयरमैन बनाया गया था किस चीज का, तो ड्राफ्टिंग कमिटी का, and he had all the visions and the goal of the constitutions। इनके पास में सारी विजन्स थी, क्या करना है हमें नहीं करना है, क्या गोल होना चाहिए नहीं होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशंस का, वो इनके पास में सारा का सारा चीज था और उसी तरह से उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को लिखा भी। सो ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर हम लोग बी आर अंबेडकर की बात करते हैं ना तो इनको फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है। ये चीज हमें याद रखना है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी की बात आती है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का तो वो बी आर अंबेडकर ही थे। अंडर हिज गाइडेंस, कहते हैं कि जब इनको वो रोल दिया गया ना तो उस रोल में क्या किया गया, इनके गाइडेंस में द कमिटी इंश्योर टू बी द इंक्लूजन ऑफ ऑल। कहते हैं कि कमिटी जो थे ना वो सारे के सारे जो भी था वहां पर में इस तरह के पॉइंट्स वगैरह वो लोग जो थे वो सब करने लगे थे, लेने लगे थे, इंक्लूजन ऑफ द ऑल एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ द अनटचेबिलिटी वाज एबोलिश। उस समय में प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी के बारे में भी हम लोगों ने क्लास 6 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था पॉइंट को। तो ये जो अनटचेबिलिटी थी ना उसको भी एक तरह से एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड वाज आल्सो द प्रोहिबिटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द लॉ। और कहते हैं कि अगर किसी भी चीज किसी भी तरह की अगर डिस्क्रिमिनेशन होगी तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या, द प्रैक्टिस ऑफ द ट्रीटिंग वन पर्सन और द वन ग्रुप ऑफ द पीपल लेस द फॉर्मली एज अ कंपेयर टू बी द अदर द पीपल। अगर किसी भी पीपल को किसी भी मतलब कहते हैं ना कि ट्रीट किया जाता है किसी भी गलत तरीके से किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, तो वो भी ये सब चीज सारे के सारे प्रोसेस ऑफ द लॉ के तहत इसके अंदर में रखा गया था। अगर ऐसा कोई होता है तो उनको उस तरह से पनिश की जा सकती थी। ईच एंड द एवरी सिटीजन, कहते हैं कि हर सिटीजन्स के लिए वाज कंसीडर्ड टू बी द इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। मतलब कोई अगर बड़ा आदमी है कोई अगर छोटा आदमी है ना तो वो लॉ के तहत में जो है ना वो पूरा का पूरा क्या रहेंगे, सब इक्वल रहेंगे। तो बी आर अंबेडकर का रोल में हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा। अगले वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस को एडॉप्ट किया गया था, क्या क्या प्रियम्बल वगैरह सब थी, प्रियम्बल क्या था, सोर्सेस ऑफ जो भी उस समय में पावर वगैरह होगा तो वो सब हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल।